हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल श्रद्धा सिलेक्शन डेस्क में आपका स्वागत है। और आज हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, और जिसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभ्यताएं। सभ्यताएं अपनी हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इन सभ्यताओं से हमें पता पड़ता है कि पहले मानव कैसा था, वो कैसे रहता था, कैसे उसका जीवन यापन होता था। इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इन चीज़ों के बारे में जानने से पहले ये देखना है कि हम पीछे की जितनी भी चीज़ें होती थी उनके बारे में जानने के लिए अपने पास कौन से सोर्स होते थे। तो वो सोर्स होते थे 1500 BC का ऋग्वेद, क्योंकि हम वेदों से ही चीज़ों के बारे में जानते थे और उनमें भी मेन होता था ऋग्वेद। ऋग्वेद 1500 BC के आसपास का टाइम पीरियड इसका बताया जाता है। अब बात आती है BC। तो BC क्या है, AD क्या है, इसके बारे में भी एक बार थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। AD और BC मेनली 2020 से पहले AD का मतलब होता था एनो डोमिनी। ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता था इन द ईयर ऑफ गॉड, यानी वो साल जब जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह है पैदा हुए थे। और BCE, इसको अपन भी लिख देते हैं। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा, यानी जीसस क्राइस्ट या क्रिश्चियनिटी के बारे में जो चीजें हैं, क्रिश्चियन धर्म के अंदर जो है जीसस क्राइस्ट का जो रोल है, उससे पहले की जो चीज़ें होती थी वो ये कहलाती थी। लेकिन 2020 के बाद में इन चीज़ों को चेंज कर दिया गया है। 2020 के बाद में जो AD और BC, इसको लिखा गया कॉमन एरा। और BC के बाद में बिफोर कॉमन एरा। तो ये अपनी होती है AD और BC। इनके बारे में हर जगह पे AD और BC का यूज होगा। हिस्ट्री की जहाँ तक चलेगी उसके अंदर इन चीज़ों का यूज होता रहेगा। अब ऋग्वेद से हर चीज़ों के बारे में पता करते थे, क्योंकि उस टाइम पे भारत के अंदर यही एक मेनली धर्म जो हिंदू धर्म है उनके बारे में था। तो हम इसी से जानकारी की, यही अपने एक पास सोर्स होता था। ऋग्वेद के अंदर जो लिखा होता था उसके बारे में, उससे ही हम चीज़ों का पता करते थे। अब बात करते हैं, जब अंग्रेज आए अपने इंडिया के अंदर 1600 में एक एक्ट पारित होता है, द क्वीन एलिजाबेथ एक्ट। उसके तहत ये व्यापार करने के लिए अंग्रेज इंडिया के अंदर आते हैं। जब ये इंडिया में आते हैं तो उनकी नज़र के अंदर, इनकी सोच में ये रहता है कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, वो जीसस क्राइस्ट के बाद हुआ है और उसके बाद से हो रहा है। उनको मेनली अगर देखा जाए तो क्रिश्चियन जो थे उनको सिर्फ खुद के धर्म के अलावा सिर्फ 2 धर्मों के बारे में और पता था। एक थे मुस्लिम जो तुर्की साम्राज्य था, और दूसरे थे यहूदी इजराइल के अंदर। अब इनको 2 धर्मों के अलावा पता था। इसका एक मेनली रीजन ये था कि इजराइल के यरूशलेम के अंदर 3 पवित्र धर्मों की अलग अलग वहाँ पे उनकी मस्जिद है, उनके चर्च हैं, उनके यहूदियों का उनका खुद का पवित्र स्थान है। इसलिए भी उनको ये लगता था कि ये 2 धर्म है। लेकिन जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उन्हें बहुत से अलग धर्मों के बारे में पता पड़ा। उनको पता पड़ा कि हिंदू धर्म है, हिंदुओं से निकले हुए बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, पारसी हैं। इन धर्मों के बारे में उनको पता पड़ा। जब इनको इन चीज़ों के बारे में पता पड़ा तो उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको लगता था पहले कि भाई जो कुछ हुआ है वो जीसस क्राइस्ट के बाद में, लेकिन यहाँ के मंदिर, यहाँ की स्थापत्य कला, उनके अंदर जो भी चीज़ें देखी गई वो बहुत पुरानी थी। तो उन अंग्रेजों में से एक अंग्रेज थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको भारत का पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि ये इंडिया के अंदर आए थे 1833 के अंदर, और उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे ये खोज करनी चालू कर दी, इनको इंटरेस्ट होने लग गया पुरानी चीज़ों के अंदर। जब ये इनकी पहले स्टार्टिंग में पोस्टिंग होती है पश्चिम बंगाल में, और बाद में ये राजस्थान के अंदर आते हैं, और राजस्थान का एरिया ये देखते हैं, यहाँ पे पुराने मंदिर होते हैं, पुरानी स्थापत्य कला होती है, पुराने दूब होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, यानी ईसा से जन्म से पहले होते हैं, क्योंकि हर चीज़ का पता लगाते हैं कि भाई कितने साल पुरानी कोई चीज़ है, तो कार्बन 14 पद्धति होती है, उसके थ्रू पता किया जाता है जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं, एंटिक्स जो पीस होते हैं उनके बारे में। ये इंसान आता है और इसको इंटरेस्ट हो जाता है इन चीज़ों के अंदर, और मेनली इसको इंटरेस्ट होता है वो होता है बौद्ध धर्म के अंदर, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जो इंडिया के अंदर इसकी शुरुआत होती है, और उसके बाद में ये चीन, जापान, कोरिया और नीचे जितना भी ये म्यांमार वाला पोर्शन है, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन देशों के अंदर ये फैला था। तो इसको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में रुचि होनी चालू हो जाती है वो होती है बौद्ध धर्म के अंदर, कि आखिर एक धर्म इतना कैसे फैल सकता है। तो इसने पता लगाना चालू किया कि भाई ये कैसे फैले, क्या हुआ, क्या जंग के थ्रू हुआ, लड़ाई करके किसी समाज को अपने अधीन कर लेना और फिर पूरी प्रजा को और उसको एक ही धर्म में परिवर्तन कर देना, क्या ये इस तरीके से हुआ था, या फिर उस धर्म के गुरुओं द्वारा ये ऐसा कुछ हुआ था। जब ये यहाँ के लोगों से पता करता है तो वो कहते हैं कि सर ऐसा कुछ भी नहीं था, बौद्ध धर्म अहिंसा को मानता है और वो अपने सिद्धांतों के ऊपर काम करता है। वो अहिंसा के थ्रू धीरे अपना प्रचार चालू उन्होंने किया था, लोगों को उसकी उनकी बातें समझ में आई और धीरे धीरे वो फैलता चला गया, क्योंकि मानते हैं कि अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो उसे बहुत दुख हुआ था, और उसके बाद में अशोक है वो अहिंसा को मानने लग जाता है, उसने युद्ध जितने भी लड़ाई है युद्ध त्याग देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत ने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। इसके बाद में अंग्रेजों को इन चीज़ों को बारे में पता पड़ता है, अंग्रेज यहाँ पे ट्रेनों का जाल बिछाना स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन बात है 19वीं शताब्दी के मध्य के अंदर। उस टाइम पे मुल्तान से लाहौर के लिए ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी, और ये पटरियां बिछाने वाले जो दो बंदे थे वो थे ब्रेटन बंधु। ये ब्रेटन बंधु, एक का नाम था विलियम ब्रेटन और दूसरे का था जॉन ब्रेटन। जब ट्रेन की पटरियां बिछा रहे थे उस टाइम पे इनको ईंटों की जरूरत पड़ी। उस टाइम वहाँ पे ईंटें थी नहीं, तो वहाँ के आसपास के लोगों से उनसे पता करना चालू किया कि भाई यहाँ पे ईंटें मिलेंगी क्या। ईंटों के लिए वहाँ पे उन्होंने वहाँ के जो लोकल थे उन्होंने कहा कि भाई ईंटें तो यहाँ पे बहुत सारी पड़ी हुई, तो बोले वो ईंटें कहाँ हैं। तो वहाँ से बोला कि इस तरीके से, और एक टीला है, उस टीले के पास में वहाँ पे ईंटें हैं। उन ईंटों को धीरे धीरे उनकी खुदाई करके वहाँ देखा गया तो वहाँ पे नीचे ईंटों का जखीरा लगा हुआ था, बहुत सारी हजारों लाखों की मात्रा में। नीचे और खुदाई करते गए, ईंटें निकालते गए, लेकिन उन्होंने नोट नहीं किया कि आखिर ये ईंटें आई कहाँ से हैं। इन ईंटों के बारे में कोई उन्होंने पता करने की कोशिश तक नहीं की। क्या है, उन्होंने अपना यूज़ किया, ट्रेन की पटरियाँ बनाई और उसके बाद में चले गए। लेकिन उन्होंने वो रिपोर्ट थी वो लंदन भेज दी कि ऐसे ऐसे जमीन के अंदर से ईंटें निकल गई। ये रिपोर्ट भेजने के बाद में इंडिया के अंदर एक बंदा आता है 1899 के अंदर, जो कि 1911 तक रहता है, और जिसको नाम है लॉर्ड कर्जन, वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इंडिया में आता है और ये 1904 के अंदर अलग से पुरातत्व विभाग बनाता है।
विभाग की जिम्मेदारी देता है वो होता है जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल होते हैं, ये क्या करते हैं, वो जो रिपोर्ट जो ब्रेंटन मगो ने लंदन के अंदर जो रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर दयाराम साहनी को भेजते हैं पता करने के लिए कि वहाँ पे आखिर ऐसा क्या है, वो वहाँ से ईंटें कैसे निकल रही हैं, आखिर वहाँ का मामला क्या है, वो पता करने के लिए दयाराम साहनी को वहाँ पे भेजा जाता है। दयाराम साहनी वहाँ पे जाते हैं और खोजबीन चालू करते हैं। खोजबीन चालू करने के बाद में उनको 1921 के अंदर एक शहर मिलता है जिसे नाम दिया जाता है हड़प्पा। एक ऐसा शहर जिसमें समकोण पे काटती हुई सड़कें थी, जहाँ पे फर्श डला हुआ था, कच्चा फर्श था, पक्की नालियाँ थी, जहाँ पे सब को दफनाया गया है, अलग अलग पद्धतियों द्वारा दफनाया गया है। किसी का सर, मोस्टली सर मिले हैं वो उत्तर की साइड उनके सर मिले हैं, कुछ हैं जहाँ के जिनको दफनाने के ऊपर उनके पास में कुछ चीज़ें रखी गई थी, कुछ संकेत के रूप में रखी गई थी। शहर को 2 भागों में अलग अलग बांटा गया है, पश्चिमी पूर्वी, अलग अलग तरीके से वहाँ उन पर खेती करने की वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हड़प्पा के अंदर मिलनी चालू हो जाती हैं। कुछ समय बाद यानी 1 साल बाद ही 1922 के अंदर इसका पता लगाया था दयाराम साहनी ने। 1922 के अंदर एक और शहर मिलता है, मोहनजोदाड़ो। इनका पता लगाते हैं राखुदास बनर्जी। दो साल के अंदर 2 बड़े शहरों का मिलना, पुरातत्व के पुराने काल के, दोनों सेम है। पहले मिलता है हड़प्पा जिसमें वही संपूर्ण पे काटते सड़कें सेम टू सेम वैसी की वैसी सड़कें मोहनजोदाड़ो के अंदर एक दूसरे से मात्र 375 किलोमीटर ये दूर है। वो सेम सभ्यताएं हैं, सेम चीज़ें हैं। इन दोनों शहरों को देखकर एक ब्रिटिश इतिहासकार थे बिगट इनके बारे में कहते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में, कि ये जैसे किसी साम्राज्य की 2 राजधानियों, इनको किसी साम्राज्य की 2 राजधानियां कहा है, क्योंकि एक जैसी वहाँ की पद्धतियां हैं, एक जैसे वहाँ के शहर हैं, एक जैसी वहाँ की सड़कें हैं, नालियां हैं, एक जैसे वहाँ पे बनाए गए मकान हैं, मकानों के अंदर, घर के अंदर एक कुआं बनाया गया है, एक पल्ले के वहाँ पे उनके दरवाजे हैं। तो ये सारी चीज़ें सेम टू सेम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर मिलती हैं हमें। उसके बाद में धीरे धीरे साल दर साल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान के अंदर पड़ती हैं। पाकिस्तान के अंदर ही उसके बाद में चहुंदड़ो मिलती है, अल्लागिनो मिलती है, सुरतोगई मिलती है। साल दर साल नई नई वहाँ पे जगह मिलनी चालू हो जाती है। फिर बात आती है 1947 की। 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो जाते हैं और जितनी भी पुरातत्व की जितनी भी जगह थी जहाँ पे उत्खनन हो रहा था, जहाँ जिस जगह को पता लगाया गया, तो वो सारी की सारी चली जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो अब प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई वो तो पाकिस्तान में चले गए, तो हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर इन चीज़ों का कहाँ पता किया जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि भाई जो सिंधु घाटी है उसके आसपास ये सभ्यताओं का विकास हो रहा है, इन नदियों के आसपास हुआ है, तो अपन लोग भी इन इंडिया वाले पोर्शन के अंदर जहाँ जहाँ ये नदियाँ हैं वहाँ से पता किया जाए, उसके टच में किया जाए। तो वहाँ पे सबसे पहले हमें मिलती है रोपड़, जो के अंदर पंजाब के अंदर है, ये जगह में सबसे पहले मिलती है। उसके बाद में मिलती है हमें बनाऊंगी, हरियाणा के अंदर मिलती है।
राजस्थान के अंदर अपन को मिलती है कालीबंगा, जो कि गंगानगर में है। इस तरह हमें ये मिलनी चालू हो जाती है। फिर हमें पता पड़ता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर पुरातत्व की जगह है वो तो गुजरात के अंदर बैठी हुई है। गुजरात के अंदर जगह है धोलावीरा, वो हमें मिलती है। धोलावीरा के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टेडियम मिलता है, वहाँ पे हमें नोटिस बोर्ड मिलता है। उसी जगह पे हमें मिलता है कि तालाब से सिंचाई के बारे में। ये चीज़ें हमें गुजरात से मिलती है। गुजरात की एक और जगह होती है जहाँ जिसको बोलते हैं लोथल। लोथल से हमें बंदरगाह के संकेत मिलते हैं। वहाँ पे बना बनाया बंदरगाह मिला है, गोदीवाड़ा जिसको बोलते हैं। इस तरीके से गुजरात के अंदर, टोटल इंडिया के अंदर ऐसी हमें 350 से ज़्यादा साइट मिलती है। 350 में से 200 के आसपास साइट अकेले गुजरात के अंदर मिलती है। यानी सबसे ज़्यादा उस जगह पे वो तटीय क्षेत्र, समुद्र से तट के जो क्षेत्र है जहाँ पे हमें स्टेडियम जैसी जगह मिली, स्टेडियम बना हुआ मिला है, वहाँ पे हमें बंदरगाह मिले हैं, वो सारी की सारी जगह है वो गुजरात के अंदर है। ये सारी चीज़ें, ये साइट्स हैं 350 में से 200 के आसपास गुजरात के अंदर मिलती हैं। और धीरे धीरे यूपी वाले पोर्शन के अंदर मिलती है, जम्मू कश्मीर में मिलनी चालू होती है। राजस्थान के अंदर कालीबंगा, बेराट, उसके बाद में आहाड़ी वाली सभ्यता मिलती है, रेड मिलती है, बीकानेर वाले क्षेत्र के अंदर सोनकी मिलती है। धीरे धीरे बहुत सारी सभ्यताएं यहाँ पे मिलनी चालू होती हैं। तो आज के लिए सभ्यताएं कैसे हुई, क्या हुई, ये हमने आपको इसके बारे में बताया। कल से हम एक एक सभ्यताएं, जैसे राजस्थान के अंदर बेराट है, उसके बाद में कालीबंगा है, जितनी भी यहाँ पे जो सभ्यताएं हैं राजस्थान के अंदर, इन सभ्यताओं के बारे में 1 by 1 आपको पूरा का पूरा समझाया जाएगा, बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।